नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। जानसन, जे मेंडल, मॉरिसन, मॉर्गन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जे मेंडल। इन्हें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्हें ही आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोसोम द्वारा। तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को संतान तक ले जाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्रोमोसोम द्वारा। जो जीवों के आनुवांशिक लक्षण होते हैं वह क्रोमोसोम के द्वारा संतानों में ले जाए जाते हैं। और क्रोमोसोम दोस्तों किसके बने होते हैं? तो दोस्तों क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक दोस्तों। क्रोमोसोम का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। और जो इसका नाम क्रोमोसोम पड़ा है वह किसने दिया था? तो क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जीन है, चार ऑप्शन है। डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए और आरएनए हिस्टोन का एक भाग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन दोस्तों डीएनए का एक भाग। तो दोस्तों जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक भाग होता है। आप जानते होंगे जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या जिसे हम डीएनए कहते हैं का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। आपने देखा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? इसका सही ऑप्शन है डीएनए का एक भाग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है या वजन के साथ बढ़ती है? तो इसका दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है स्थिर रहती है। जो गुणसूत्र संख्या होती है वो सदैव स्थिर रहती है, या आयु के साथ ना बढ़ती है, ना आयु के साथ घटती है, ना ही वजन के साथ बढ़ती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है आपके पास। ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डू व्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट, मॉर्गन। तो इसका दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो आनुवांशिक विज्ञान का जनक है ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। तो दोस्तों जीनोम चित्रण का किससे संबंध है? चार ऑप्शन है आपके पास। रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण या मस्तिष्क का चित्रण। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है?
तो दोस्तों जीनोम चित्रण किस चीज़ का होता है, या जीन्स का चित्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जीनोम चित्रण जीन्स का चित्रण होता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन से है। आप जानते होंगे कोई भी जीव डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का जो अनुक्रम होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। तो डीएनए में जितने भी जीन होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का जो स्ट्रक्चरल और प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम मैपिंग कहलाता है। तो जितने भी गुणसूत्र होते हैं जो उनकी स्ट्रक्चरल मैपिंग और उनकी जो प्रकार्यात्मक और वो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम जीनोम चित्रण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों जीन। जीन को शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। आप जानते हैं क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं और उनको एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं, और इसे ही हम जीन कहते हैं। तो जीन का काम क्या होता है दोस्तों, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण हैं उनको स्थानांतरित करती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई भी हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या आती है। तो दोस्तों आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या दोस्तों आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है दोस्तों, या सदैव स्थिर रहती है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए। तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डीएनए। ठीक दोस्तों, तो डीएनए ही आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेवमान जीन, या जिसे हम जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रेगर जॉन मेंडल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक, वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा प्लेवमान जीन के सिद्धांत को दिया गया था दोस्तों। अब इसे हम जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक दोस्तों, जो जंपिंग जीन का सिद्धांत दोस्तों बारबरा मैक्लिंटॉक ने दिया था, और 1983 में इनके इसी रिसर्च के लिए जो साइंस के फील्ड का नोबेल पुरस्कार होता है उससे यह सम्मानित किए गए थे। और इनका जो रिसर्च था वो किस पौधे पे था, तो दोस्तों वो मक्के के पौधे पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मक्के के पौधे पर यह रिसर्च हुआ था जंपिंग जीन का, और किसके द्वारा किया गया था, बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा, और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या साइटोसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टायरोसिन। जो टायरोसिन है यह यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। टायरोसिन दोस्तों एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, टायरोसिन नॉन इसेंशियल, अमीनो एसिड है। ठीक दोस्तों, और जो कि स्तनधारियों के शरीर में ही बनता है। जो भी स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया या स्तनधारी वर्ग से कोई भी प्राणी है उसी के शरीर के अंदर यह बनता है। टायरोसिन दोस्तों एक अमीनो अम्ल होता है जो कि डीएनए में मौजूद एक यौगिक है, और यह अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो टायरोसिन स्वयं एक अमीनो अम्ल है जो कि डीएनए में मौजूद है, और यह अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा दोस्तों होती है, क्या होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डीऑक्सीराइबोज। आप जानते हैं
जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं, और दूसरा जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लिक एसिड के संयोजन में दोस्तों 4 न्यूक्लियोटाइड के अणु भाग लेते हैं। डीएनए दोस्तों मुख्यतः आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से यह केंद्रक में पाया जाता है। और इसके जो भी न्यूक्लियोटाइड अणु हैं उनमें कौन कौन सी शर्कराएँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो शर्करा जो उसमें पाई जाती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये जो शर्करा है इसमें ये डीऑक्सी राइबोज है। और इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नाइट्रोजन बेस दोस्तों हैं इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन AGTC पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि आरएनए में दोस्तों कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? AG तो कॉमन रहता है दोस्तों, और वहाँ पे क्या हो जाता है UC, यानी कौन कौन से? यूरेसिल और साइटोसिन। और इसमें क्या है दोस्तों? ये थायमिन है और साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में जो मुख्य अंतर होता है, प्यूरिन तो डीएनए और आरएनए में समान होता है, लेकिन जो इसमें पिरामिडिन होता है वो डिफरेंट होता है। तो प्यूरिन दोस्तों कौन कौन से हैं? AG। ठीक है दोस्तों, और जो CT है या साइटोसिन थायमिन, और इधर दोस्तों UC, ये क्या है? पिरिमिडीन है, जो कि दोनों में डिफरेंट होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कई बार आप झटके में पढ़ते हैं और तुरंत मार देते हैं ऑप्शन जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, किंतु दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा बनाया गया था, खोज की गई थी। जबकि इसकी सही खोज किसके द्वारा की गई थी ये किसी को नहीं पता। तो इसका 5वां ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि डीएनए की खोज के बारे में अगर कहा जाए तो डीएनए की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था, किंतु इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन इसमें, जैकब मोनरोड, वाटसन तथा क्रिक, HG खुराना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल करने वाले, कोयला खनन में, या रंगरेज और रंगसाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर इसमें एक ऑप्शन जो है वो है केवल 2। ठीक दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल 2। अर्थात एक्सरे तकनीक का जब इस्तेमाल करते हैं तो अस्थायी रूप से डीएनए में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। दोस्तों राइबोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइबोसोम्स आप जानते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आप जानते ही हैं। और आरएनए दोस्तों क्या होता है? आरएनए के द्वारा क्या किया जाता है? यह जैव रासायनिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो जितने भी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको यह उत्प्रेरित करता है। तो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछता है जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कौन उत्प्रेरित करता है, तो आरएनए जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। और जो राइबोसोम्स हैं ये आरएनए होते हैं। और इसकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? आरएनए के इस जो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमस आर केच किसके द्वारा? जो इसका कैटलिस्ट प्रॉपर्टी है इसकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा थॉमस आर केच, थॉमस आर केच और सिडनी अल्टमान के द्वारा। इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।